नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है पर उतना ही दिलचस्प भी। हम डार्क साइकोलॉजी के बारे में लिखी गई एक ऐसी किताब का डीप डाइव करेंगे जो दिमाग की छुपी हुई ताकतों और मैनिपुलेशन की बात बिल्कुल खुलकर करती है। देखिए, हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे और ना ही इस मटेरियल को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा मकसद बस इस सोर्स मटेरियल को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे इस किताब के सबसे बड़े और चौंकाने वाले दावे पर आते हैं। कोट ये है कि माइंड रीडिंग, माइंड कंट्रोल और यहाँ तक कि किसी को धोखा देना, ये सब बुरी या अनैतिक चीजें नहीं है। बुक साफ कहती है कि ये बिल्कुल न्यूट्रल है ना हैरानी की बात? ये एक ऐसा थॉट है जो हमारी आम समझ को पूरी तरह हिला देता है। पर आखिर लेखक ऐसा क्यों कह रहा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और डीप जाना होगा। इस सफर में हम 5 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या। दूसरा, मैनिपुलेशन का न्यूट्रल होना। तीसरा, अपनी लाइफ में इसका डिफेंसिव और ऑफेंसिव इस्तेमाल। चौथा, इसका पास्ट। और पांचवा, 1939 का वो डिस्टर्बिंग ऑफन एक्सपेरिमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। What is डार्क साइकोलॉजी? हम अक्सर सोचते हैं ना कि कुछ लोग बाकियों के कंपैरिजन में इतने सक्सेसफुल आखिर कैसे होते हैं। क्या ये उनकी किस्मत है या उनके जीन्स? पर सोर्स टेक्स्ट एक बिल्कुल अलग ही एंगल देता है। उनके हिसाब से सफलता के पीछे का राज है डार्क साइकोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो इस बात की पूरी अवेयरनेस होना कि इंसानी दिमाग को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। लेखक का ये मानना है कि जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि इस डार्क नॉलेज का इस्तेमाल करके बाजी मार लेते हैं। ध्यान रखिए, ये लेखक की अपनी एक थियोरी है, पर काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जरूर है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द न्यूट्रलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। और ये बात इसमें बिल्कुल परफेक्टली इलस्ट्रेट होती है। देखिए, नॉर्मली लोग दूसरों को मैनिपुलेट करने को गलत मानते हैं, पर यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियरली अलग किया गया है, माइंड रीडिंग और माइंड कंट्रोल। माइंड रीडिंग का मतलब है दिमाग का कोड तोड़ना और ये पता लगाना कि सामने वाला सीक्रेटली क्या सोच रहा है। पर माइंड कंट्रोल, वो इससे एक लेवल और आगे है। ये दिमाग के अंदर घुसकर उन विचारों को ही बदल देने की पावर है जो वहाँ पहले से मौजूद हैं। लेखक के अनुसार ये दोनों अलग हैं, पर कमाल के इन्फ्लुएंशियल टूल्स हैं। किताब इस पॉइंट पर पूरी तरह क्लियर है। उनका कहना है कि साइकोलॉजी के इन रूल्स का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका लॉजिक है कि अगर ये नहीं किया तो कोई और पहले आकर इसका इस्तेमाल कर लेगा। सोर्स कहता है कि ये टैक्टिक्स रोजाना हमारी नाक के नीचे इस्तेमाल हो रही हैं, इसलिए इन्हें इनहेरेंटली बुरा कहने के बजाय एक ऐसा टूल मानना चाहिए जिसे कोई भी यूज कर सकता है। बेसिकली जो पहले आएगा वही जीतेगा वाला सिस्टम। तो इसका प्रैक्टिकली क्या फायदा है, ये हमें हमारे तीसरे सेक्शन तक ले आता है, डिफेंस एंड एवरीडे एप्लीकेशन। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि आखिर इन डार्क सीक्रेट्स को सीखना क्यों चाहिए। किताब के मुताबिक इन्हें समझते ही एक व्यक्ति कुशल मैनिपुलेटर बन जाता है और इसके 2 मेन पर्पसेस हैं। पहला, डिफेंसिव, यानी खुद का बचाव करना। जब इन टैक्टिक्स की नॉलेज होती है तो कोई भी फौरन पहचान लेता है कि कोई दूसरा उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है ऑफेंसिव एप्लीकेशन, यानी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन्हीं स्ट्रैटेजीज का हथियार की तरह इस्तेमाल करना। सोर्स का दावा है कि साइकोलॉजी की हर ब्रांच में डार्क एस्पेक्ट्स छुपे होते हैं और इनका फायदा उठाना पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। ऑलराइट, अब तक हमने सिर्फ थ्योरी की बात की। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, सेक्शन 4, हिस्ट्री ऑफ डार्क साइकोलॉजी। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो एक वक्त ऐसा था जब इन थ्योरीज को डायरेक्टली इंसानों पर बिना किसी रोक टोक के टेस्ट किया जाता था। 1939 से पहले एपीए यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जैसी कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जो इन अनएथिकल स्टडीज को रोक सके। फिर आया साल 1939 जब अनाथों यानी ऑर्फन्स के एक ग्रुप पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। और आज की डेट में लेखक फर्मली मानता है कि जो चीज पास्ट में सिर्फ लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट था वो अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कॉमन हिस्सा बन चुका है। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में, द 1939 ऑर्फन एक्सपेरिमेंट। अब जो इस केस स्टडी में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करने की हद कितनी पार कर दी गई थी। ये एक्सपेरिमेंट उन ऑर्फन्स पर हुआ जिन्हें बोलने में थोड़ी दिक्कत थी। इन बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया।
पहला कंट्रोल ग्रुप, इन बच्चों को एक बेहद पॉजिटिव और प्यार भरे एनवायरनमेंट में रखा गया। लेकिन जो दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उनके साथ जो हुआ वो सच में सुनने में भी काफी डिस्टर्बिंग है। उन्हें इंटेंशनली ऐसे फॉस्टर फैमिलीज के हवाले किया गया जो फिजिकली और इमोशनली अब्यूजिव थे। ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के साइकोलॉजिकल असर को डिटेल में मेजर किया जा सके। इस बात को क्लियरली हाईलाइट करता है कि ये इमोशनली और फिजिकली अब्यूसिव स्टडी सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि ये 1939 का वक्त था, एक ऐसा समय जब साइंटिस्ट पर किसी भी तरह का नैतिक या एथिकल कंट्रोल नहीं था। एपीए जैसी संस्थाओं का न होना इसकी सबसे बड़ी वजह थी। हम यहाँ इस पर कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, पर यह क्लियरली दिखाता है कि जब साइंटिफिक रूल्स न के बराबर हों तो साइकोलॉजी को टेस्ट करने की जिद क्या रूप ले सकती है। ये हिस्ट्री का एक ऐसा हिस्सा है जिसे किताब में बिल्कुल ब्लंटली सामने रखा गया है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हम एक बेहद गहराई वाले सवाल पर आते हैं। अगर इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन के ये टूल्स सच में एथिकली न्यूट्रल हैं, जैसा कि इस बुक ने शुरू में दावा किया था, तो फिर नॉर्मल एवरीडे साइकोलॉजी और उस भयानक डार्क साइकोलॉजी के बीच की आखिरी लकीर आखिर कहाँ खींची जाएगी? क्या वो लाइन सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी नीयत क्या है, या फिर उन डरावने रिजल्ट्स पर जो हिस्ट्री में 1939 जैसे एक्सपेरिमेंट्स के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हैं? इस एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इस ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर सोचने के लिए मजबूर जरूर किया होगा। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।